नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम सभी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदी पद्य साहित्य का विकास। हिंदी पद्य साहित्य का विकास या इतिहास, जो कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, आप कंपटीशन के एग्जामों में भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, जो है आज आपको देखना है हिंदी पद्य साहित्य का विकास। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में गार्षा दत्ताशी ने पहली बार जो है हिंदी का इतिहास लिखा। उनकी पुस्तक का नाम था इत्वार द लॉ लिटरेच्योर इन द हिंदुस्तान। इसके बाद बहुत सारे लेखकों ने, जैसे शिव सिंह सरोज ने लिखा, शिव सिंह सेंगर इनकी पुस्तक का नाम है। और इसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास लेखन का काम था वह है पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका इतिहास एक वैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत आता है। और बाद में आने वाले जितने भी लेखक थे इन्हीं की परिपाटी का पालन किए हैं, इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलने का कुछ प्रयास किए हैं, थोड़ा बहुत नाम में परिवर्तन करके, बाकी सब कुछ वही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को जो विभाजित किया गया है वह 4 भागों में कुल बांटा गया है, जिसका पहला काल है आपका आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और इसकी अगर समय सीमा की बात की जाए तो 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक होता है। यहीं पर छात्रों आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी किताब में हो सकता है 2 डेट दिया हो, एक आपको दिया हो सकता है कुछ संवत, जैसे 800 संवत, 800 संवत और ईस्वी यानी 743 दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अब इन डेटों में क्या होता है कि जैसे जो संवत होता है वह हमेशा ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे होता है। जैसे आपका जन्म जो है, जैसे मान लीजिए अभी 2005 में हुआ है, सपोज करिए आपका जन्म 2005 में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए आपका जन्म किस संवत में हुआ है तो आप बताएंगे 2062, क्योंकि 57 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको संवत में दिया हो और ईस्वी सन में दिया हो तो दोनों एक ही चीजें हैं, आप बिल्कुल इसमें घबराइएगा नहीं। तो आगे देखिए, इसी काल को यानी आदिकाल को जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल आदि बहुत सारे नाम आदिकाल के हैं। जैसे आपके परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप वीरगाथा काल नाम बता सकते हैं, चारण काल नाम बता सकते हैं, संधि काल बता सकते हैं और सिद्ध सामंत काल। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बीजोपवन काल। तो आगे देखिए, आपसे दूसरा प्रश्न एक इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी पद्य साहित्य के प्रयोग आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए, किन्हीं 5 प्रवृत्तियों को। तो देखिए, सबसे पहले इस काल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, क्योंकि जो कवि हुए वे कवि किसी भी राजा के आश्रय में रहते थे, इसलिए जो है वे उस राजा की प्रशंसा में ही कविता या कोई चीज लिखते थे। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी चीज है युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, क्योंकि इस काल में जो है बहुत सारे युद्ध होते थे और भारत क्या था, बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सभी राजा एक दूसरे पर अधिकार करके अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, इसलिए अक्सर युद्ध होते थे। तो उनकी रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन था। और कह रहे हैं कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया गया। क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग थे और अलग अलग कई टुकड़ों में बटा हुआ था भारत, इसलिए जो है समूह रूप में जो है एकता नहीं थी। अगला है प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना इस काल में हुई है। इस काल के रासो ग्रंथ की प्रमुख भाषा जो है डिंगल और पिंगल है। आपसे कभी कोई प्रश्न पूछा है रासो ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है, तो आप बताएंगे डिंगल पिंगल। इस युग के बहुत प्रसिद्ध जो कुछ कवि हुए हैं उनकी रचनाएं जो हुई हैं आप देखिए। सबसे पहले दलपत विजय
दलपत विजय ने लिखा है खुमार रासो, यह एक प्रबंध काव्य है। अब इसके बाद जो है आपका चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, यह पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो यह पहला महाकाव्य है। और सारंगधर हमीर रासो ने लिखा है, मतलब सारंगधर की रचना हमीर रासो है। और नलपति नल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है वह है जगनीकृत परमाल रासो या आलखंड। यानी परमाल रासो को किस नाम से जाना जा सकता है, किस जाता है तो आप इसका उत्तर बताएंगे आलखंड। यानी आलखंड के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे जगनिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ये तो प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य के बाद वीर काव्य। वीर काव्य में अगर बात की जाए तो जगनिक का नाम आता है। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो यानी आलाखंड। और फिर आपके नरपति नाल बीशल देव रासो लिखे हैं। और केदार भट्ट ने लिखा है जय प्रकाश। और जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट ने लिखा है। और मधुकर ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। और आपको यहीं पर एक चीज और बता दें कि हिंदी के एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। सरहपा की कोई भी रचनाएं जो है मिली नहीं है, इसलिए केवल कवि अगर पूछा जाए प्रथम कवि कौन है तो सरहपा बताएंगे। लेकिन प्रथम रचना कौन है तो आप बताएंगे देवसेन कृत श्रावकाचार। यानी हिंदी पद्य की पहली रचना श्रावकाचार। और अगर पूछा जाए प्रथम कवि तो सरहपा, क्योंकि सरहपा की कोई रचना मिली नहीं है इसलिए उनकी रचना नहीं है पहली, लेकिन वो पहले कवि हैं। और जो पहले रचना है वह देवसेन एक कवि थे, उनकी रचना का नाम है श्रावकाचार। तो आपने मतलब आदिकाल देखा। और आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है उसे कहते हैं भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। तो देखिए पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, यह हिंदी साहित्य का यानी हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। ये पहले काल में युद्ध वगैरह बहुत होते थे और जब युद्ध के बाद लोग जब हताश निराश हुए तो भगवान की भक्ति के लिए आश्रित हुए। तो भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण का मतलब होता है जिसके कोई गुण या कोई आकार ना हो, ऐसे भगवान की जहां पर उपासना की जाती हो। और सगुण का मतलब होता है कोई गुण या कोई आकार होता है, उसे सगुण कहते हैं। अब इसमें निर्गुण के भी दो भाग हैं, एक आपका ज्ञानाश्रयी है और दूसरा है प्रेमाश्रयी। और इसी प्रकार से सगुण भक्ति के यानी सगुण काव्य के दो हैं, एक राम भक्त काव्य और एक दूसरा है कृष्ण भक्त काव्य। अब अगर बात की जाए तो इस की समय सीमा जो है वह है भक्ति काल की समय सीमा 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। और अगर विक्रम संवत की बात की जाए, अभी हमने पूर्व में बताया आदिकाल में, तो विक्रम संवत जो है ये होगा 1400 विक्रम से 1700 विक्रम संवत। और भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता यह है कि भक्ति की प्रधानता, यानी भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी। और दूसरा है गुरु की महत्ता, मतलब इसी गुरु के महत्व पर बल ज्यादा दिया गया इस काल में। और तीसरा है अहंकार का त्याग तथा लोक मंगल की भावना, क्योंकि जहां पर भक्त होते हैं, जहां पर भक्ति होती है वहां अहंकार नहीं होता है, इसलिए अहंकार का त्याग है और सबके कल्याण के बारे में सोचना है, यही तो भगवत भक्ति है। और अगला है कह रहे हैं कि समन्वय की भावना और सबको समान लेकर के चलने की भावना इसमें पाई जाती है। श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता इसमें पाई जाती है। आगे देखिए फिर निर्गुण, इसकी जो भक्ति काल की जो पहली शाखा थी निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती थी। यानी इसकी विशेषता अगर बात की जाए तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, और दूसरा है आडंबर का विरोध, तीसरा है गुरु का महत्व और माया की निंदा, रहस्य की भावना की प्रधानता। और अगर बात की जाए कि निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन है,
तो है कबीरदास। कबीरदास जी ने लिखा है बीजक। बीजक के 3 अंग हैं, साखी, सवद, रमैनी। कक्षा 9 में आप सब पढ़ चुके होंगे। अन्य है सुंदरदास और इनकी रचना है सुंदर विलास। और रैदास, रैदास की वाणी आप पढ़े होंगे। और नानक, नानक ने 12 मासा और सिद्ध गोष्ठी लिखा है। मलुकदास ने ज्ञानबोध लिखा है। और प्रेमाश्रयी शाखा अगला आता है, यानी निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें प्रेम कथाओं का चित्रण है और मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और सूफी सिद्धांत का प्रयोग है। प्रतीकात्मकता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। और इसके प्रमुख कवि यानी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रधान कवि की बात की जाए तो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। कक्षा 12 में जो है, जो आर्ट के विद्यार्थी होंगे, मतलब वो सामान्य हिंदी और होती है जो, और एक हिंदी, मतलब जो है साहित्यिक हिंदी, तो साहित्यिक हिंदी के जो छात्र होंगे वो पद्मावत को पढ़ेंगे। तो देखिए, पद्मावत जायसी द्वारा रचित है। और अन्य कवियों की बात की जाए तो एक कुतुबन है। कुतुबन ने लिखा है मृगावती। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुबन की। मंजन ने लिखा है मधुमालती। और इसके बाद उस्मान ने लिखा है चित्रावली। शेख नबी ने लिखा है ज्ञानदीप। कासिम शाह ने लिखा है हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद ने लिखा है इंद्रावती। इसके बाद अब सगुण शाखा के, रामाश्रयी शाखा के कवियों को की विशेषता की बात की जाए तो रामचरित का ज्ञान, यानी रामचरित का गान है इसमें। और सेवक सेवक की भावना की भक्ति है इसमें। और लोक कल्याण की भावना और समन्वय की भावना और दार्शनिकता। और इस काल के प्रमुख कवियों की बात की जाए, रामाश्रयी शाखा के प्रधान कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। और नाभादास, नाभादास ने लिखा है अष्टायाम और भक्तमाल। और कह रहे हैं अग्रदास अगले कवि हैं जिन्होंने लिखा है ध्यान मंजरी। अब कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो कृष्ण लीला का ज्ञान, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की भावना। जैसे आप देखिए सूरदास जी के पदों को पढ़े हैं तो सूरदास जी जहां पर कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया, वात्सल्य रस प्रधान है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस की प्रधानता इस काव्य की विशेषता है। और इस काल के जो है यानी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रधान कवि की बात की जाए तो सूर सागर, जो कि अष्टछाप के जहाज माने जाते हैं। अष्टछाप के जहाज यानी सूरदास जी। सूरदास जी की रचना सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी 1-2 रचनाएं मिली हैं। अगला है नंददास। नंददास ने लिखा है रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत। कृष्णदास ने लिखा है भ्रमर गीत और प्रेम तत्व के निरूपण। परमानंद दास ने लिखा है परमानंद सागर। और चतुर्भुज दास ने लिखा है भक्ति प्रताप और द्वादश यश। गोस्वामी गोविंद स्वामी ने लिखा है पद। और छित स्वामी ने लिखा है फुटकर पद। और कुंभन दास ने लिखा है फुटकर पद। तो आपने देखा इस प्रकार से यह है भक्ति काल, यानी हिंदी पद्य साहित्य के पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अगला काल यानी जो तीसरा काल आता है उसका नाम है उत्तर मध्य काल, जिसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा की बात की जाए तो इसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक है। और इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है तो रीतिकाल या उत्तर मध्य काल को कहा जाता है। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियां यानी उसकी विशेषताओं की बात की जाए तो श्रृंगार रस की प्रधान रचनाएं इसमें की गई हैं। और नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण किया गया है। और तीसरा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा इसमें की गई है। नीति निरूपण या काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचना की गई है। और अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग इस काल की रचनाओं में मिलता है। कह रहे हैं कि रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलते हैं, मतलब रीतिकाल की जो रचनाएं हैं वह 2 रूपों में मिलती हैं। एक अलंकारवादी, जिसके प्रधान कवियों में अगर बात की जाए तो केशवदास, भूषण और यशवंत इसमें आते हैं। और दूसरा कहें संस्कृत परंपरा का पालन करने वाले कवियों की श्रेणी आती है। इसमें है मतिराम, पद्माकर और देव। अब रीतिकाल को मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो
आपको 3 भाग मिलते हैं, एक रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और तीसरा होता है रीतिसिद्ध। तो देखिए कह रहे हैं कि कुछ विद्वान रीति मुक्त भी मानते हैं, मतलब मुख्य रूप से रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध हैं, लेकिन जो है कुछ लोग रीतिबद्ध भी, रीति मुक्त भी मानते हैं। तो अब देखिए रीतिबद्ध अगर कवियों की बात की जाए तो उसमें आते हैं चिंतामणि, इनकी रचना है रसमंजरी, और कविकुल कल्पतरु, इनकी रचना है किनकी, चिंतामणि की। और इसके बाद दूसरे रीतिबद्ध कवियों में आते हैं केशवदास, रामचंद्रिका लिखे हैं और कविप्रिया लिखे हैं। और तीसरे आपके आते हैं रीतिबद्ध कवियों में भूषण, जिन्होंने शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और मतिराम ने लिखा है रसराज, ललित ललाम, और पद्माकर ने लिखा है पद्माभरण, जग विनोद और गंगा लहरी। गंगा लहरी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गंगा लहरी किसकी रचना है, तो पद्माकर की रचना है और यह रीतिबद्ध रचना है। और इसके बाद जो है रीति सिद्ध कवि की बात की जाए तो बिहारी लाल, बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई। और रीति मुक्त कवियों की बात की जाए तो घनानंद ने लिखा है सुजान सागर। और इसके अतिरिक्त रीति मुक्त कवियों में आलम के लिए पद्मबोधा ने लिखा है और विरह वारिश और इश्कनामा, और ठाकुर ने लिखा है ठाकुर शतक। तो रीति सिद्ध, एक प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड के कि किसी एक रीति सिद्ध कवि का नाम बताइए, तो किसी एक रीति सिद्ध का नाम बिहारी लाल, इनकी रचना है बिहारी सतसई। तो आपने देखा अभी तक सबसे पहले आदिकाल, दूसरा आपने देखा भक्ति काल, और तीसरा आपने देखा जो है रीतिकाल। अब चौथा आपका आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल देखिए, तो देखिए आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवादी युग, और फिर पांचवा है प्रयोगवादी, और इसी में फिर एक आता है नई कविता। तो आधुनिक काल की समय सीमा की अगर बात की जाए तो इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक मानी जाती है। और अब इसके बाद बात की जाए तो भारतेंद्र युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग माना जाता है। और भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि की बात की जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन मतलब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और जगमोहन सिंह, अंबिका दास व्यास, राधा कृष्ण दास। और इस काल की अगर प्रवृत्तियां विशेषताओं की बात की जाए तो राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना और सामाजिक चित्रण। और दूसरा आता है आपका द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध ने लिखा है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से लेकर 1922 तक। और इसके प्रसिद्ध कवि की बात की जाए द्विवेदी युग के तो हरिऔध ने लिखा है एक महाकाव्य और खंड काव्य क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो यानी काव्य की विशेषताओं में, मतलब काव्य कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको इसका भी वर्णन हम करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि हरिऔध ने लिखा है प्रिय प्रवास, और गुप्त ने लिखा है मैत्रीषण गुप्त ने लिखा है साकेत महाकाव्य, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है ऊधव शतक और गंगा अवतरण। राम नरेश त्रिपाठी ये इसी काल के जो है कवि हैं। और इस काल की अगर प्रवृत्तियों की बात की जाए तो यथार्थ परक भाव है, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, और समाज सुधार की भावना इस काल में प्रतीत होती है, और प्रतीकात्मकता इस काल की विशेषता है। और कह रहे हैं खड़ी बोली का प्रयोग और इतवृत्तात्मकता इस काल की प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। अगला आता है आपका छायावाद युग। छायावाद की समय सीमा 1900 से लेकर के 1936 ईस्वी तक की छायावाद की समय सीमा है। इसके प्रमुख कवियों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावादी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है, और पंत की रचना जो है चिदम्बरा है, और चिदम्बरा पर ही पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। महादेव वर्मा ने निहार लिखा है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब महादेव वर्मा की रचना है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है गीतिका। और छायावाद के लघुष्टयी में
एक देखिए चतुष्टयी है, एक लघुष्टयी है। तो लघुष्टयी में करें कि महादेवी, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और प्रमुख प्रवृत्तियां इस काल की अगर बात की जाए तो छायावाद की, तो रहस्यवाद की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी का महत्व और प्रकृति का मानवीकरण चित्रण है इस काल में। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काल की छायावाद की कि प्रकृति का मानवीकरण चित्रण है। अगला आपका आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस काल के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो शिव मंगल सिंह सुमन, जिन्होंने लिखा है लाल झंडा, मास्को अभी दूर है और प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। और रामविलास शर्मा इसके दूसरे कवि, और इन्होंने लिखा है निराला की साहित्य साधना, रूप तरंग। और नागार्जुन ने लिखा है युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, बहुत प्रसिद्ध रचना है नागार्जुन की, प्यासी पथराई आंखें और युग धारा। अगले हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन और धरती तथा मुझे तुम्हें सौंपता हूं। और इसके अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने लिखा है अपूर्वा, युग की गंगा, पंख और पतवार। बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं इस काल के कवि, और इन्होंने लिखा है उर्मिला। और रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, इन्होंने लिखा है किरण वेला और अपराजिता। पंत जी हैं, पंत और निराला इस काल के प्रमुख कवि हैं। और प्रमुख प्रवृत्तियों की बात की जाए तो परंपरा का विरोध, क्रांति की भावना, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण और मार्क्सवादी विचारधारा का समावेश। आपसे सबसे ज्यादा, अगर आप पेपर उठा करके देखिए बोर्ड का हाई स्कूल के, तो आपसे सबसे ज्यादा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तथा छायावाद की प्रवृत्तियां या दो विशेषताएं, केवल दो ही पूछी जाती हैं आप सबसे, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहले फिर से देखिए, प्रगतिवाद बहुत बार पूछा गया है, इसकी विशेषता तो परंपरा का विरोध, क्रांति की भावना तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण और मार्क्सवादी विचारधारा का समावेश। अगले आपके आते हैं प्रयोगवादी। प्रयोगवादी कहने प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक से होता है, जिसने अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। यानी राहों का अन्वेषी अज्ञेय ने जो है किसे कहा है, तार सप्तक को। तो इन्होंने 3 तार सप्तक संपादित किए थे। पहला यानी प्रथम तार सप्तक 1943 में, जिसमें प्रसिद्ध कवि अज्ञेय की रचना है इत्यलम, बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इसके बाद मुक्तिबोध ने चाँद का मुंह टेढ़ा, गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान लिखे हैं, प्रभाकर माशवे स्वप्न भंग लिखे हैं, और नेमीचंद जैन ने एकांत लिखा है, और भरत भूषण ने जागते रहो लिखा है। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखा है। और प्रवृत्तियों की बात की जाए तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा, विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। और अंतिम आपका जो है, यानी अब दूसरा जो है, इसी में कह रहे हैं कि नई कविता आ जाती है इसी काल में। और कह रहे हैं नई कविता को सठोत्तरी कविता भी कहते हैं। इस काल के प्रसिद्ध कवियों में कह रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किया था। और इसके प्रमुख कवि हैं प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मिश्रवन। और इसके बाद जो है आपका आता है द्वितीय तार सप्तक, मतलब प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा तार सप्तक यानी द्वितीय तार सप्तक का संपादन कब हुआ, 1951 में, मतलब 43 और 7 साल बाद आया है। कह रहे हैं 51। और कह रहे हैं क्या आया, इसमें प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। और तीसरा जो है तार सप्तक वह है तीसरे तार सप्तक, तीसरा 1959 ईस्वी में हुआ। और इसके कवि हैं कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण और मदन वात्स्यन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण। तो इस प्रकार से ये आपने देखा
मतलब किस प्रकार से आधुनिक काल के कई भागों को और उसकी प्रवृत्तियों के, उसके प्रमुख लेख यानी कवियों के नाम आपने जाने। आपको अब हम थोड़े से जो है हिंदी पद्य क्या है और पद्य की विशेषताएं क्या है, यानी काव्य की विशेषताएं क्या है, आगे देखिए। तो देखिए काव्य, काव्य कह रहे हैं कि वह छंदबद्ध, लय युक्त, तुक और ताल से जो समाहित रचना होती है, जो भाव प्रधान रचना होती है, वह काव्य है। मतलब लय, तुक, ताल, छंद से युक्त रचना तथा जो भाव प्रधान हो उसे हम काव्य कहते हैं। तो काव्य के कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है जिसे सुना या पढ़ा जाता हो, और दृश्य काव्य वह जिसे देखा जाता हो। और आपको बता दें, यहीं पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नाटक भी काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि सबसे पहले जो भरत मुनि थे, पहली रचना इनकी जो नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा, जिसमें जो है रस की परिभाषा दिया था, विभावा अनुभवा संयोगाद रस निष्पत्ति ही, उसमें इन्होंने दिया था। तो नाट्य शास्त्र यानी नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपके दो प्रकार के काव्य आते हैं। एक तो प्रबंध काव्य आता है और दूसरा आता है आपका मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के तीन मुख्य भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य और तीसरा होता है आख्यानक गीतिका। और मुक्तक काव्य की बात की जाए तो दो भेद होते हैं उसके, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। अब आप देखिए महाकाव्य क्या किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप से चित्रण होता है। यानी महाकाव्य वह होता है जिसमें जो है जिसका नायक बड़ा ही उदात्त चरित्र वाला, बड़ा ही उदार और सर्वगुण संपन्न हो। जैसे आप देखिए रामचरितमानस के राम। और फिर कह रहे हैं खंड काव्य दूसरा आता है। खंड काव्य, खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का संक्षिप्त चित्रण होता है, लेकिन यह मत समझिए कि यह घटना अपूर्ण होती है, मतलब ये अपने आप में पूर्ण होती है। लेकिन यह जो खंड काव्य मतलब जो महाकाव्य है वह आपको कई सर्गों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखिए रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और वैसे तो कुछ कवि ये कहते हैं कि 8 खंड से जो है यानी 8 सर्ग से कम होने नहीं चाहिए। आगे फिर कह रहे हैं कि आप देखिए, और महाकाव्यों की बात की जाए तो कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य जैसे आपने पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा, साकेत मैथिली गुप्त ने लिखा। इसके अलावा प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम आपका महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता हरिऔध हैं। तो आपने इस प्रकार से महाकाव्य देखा। और खंड काव्य यानी खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का संक्षिप्त चित्रण होता है। और प्रमुख खंड काव्यों की बात की जाए तो पंचवटी, जयद्रथवत, नहुष, सुदामाचित और पथिक और गंगा अवतरण और हल्दी घाटी। अब कह रहे हैं दोनों से जो भिन्न रचना हो, पद्य बद्य कहानी या होती है, जो रचना होती है उसे आख्यानक गीतिका कहते हैं। इसमें वीरता, पराक्रम और प्रेम तथा बलिदान की कथा होती है। मतलब जो खंड काव्य और महाकाव्य से भिन्न हो लेकिन पद्यबद्ध कहानी हो, पद्य से युक्त कहानी हो, उसे आख्यानक गीतिका कहते हैं। इसमें आपके जो है आख्यानक गीतिकाओं में अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध है सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी। आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, मतलब इसी अपनी क्लास में ही जो है आपको हमने पढ़ाया है झांसी की रानी की समाधि पर। तो झांसी की रानी और मैथिली गुप्त ने लिखा है रंग में भंग और विकट भट्ट। तो इस प्रकार से मतलब ये आपके हुए कौन, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाले प्रबंध काव्य। आपने प्रबंध काव्य के 3 भेद जाने और उनके प्रमुख रचनाओं को भी जाना। और अब देखिए आप जो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की बात की जाए तो मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। यानी पाठ्य मुक्तक कह रहे हैं कि पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता रहती है और इसके अंतर्गत आने वाले कवियों की बात की जाए तो कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी के पद आते हैं। और गेय मुक्तक की बात की जाए तो इसमें गीत या प्रगीति कहते हैं या अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें इसके अंतर्गत मीरा के पद, शूर के पद आदि आते हैं। और आपको बता दें हिंदी
काव्य में जो शब्द शक्तियां होती हैं, आपके देखिए किताब में आप शुरुआत में जब आप पद्य साहित्य का विकास पढ़ते हैं उसके पहला ही दिया जाता है काव्य क्या है, यानी आप काव्य जाने। अब शब्द शक्ति जो है, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो शब्द शक्तियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा होती है व्यंजना। शब्द के अर्थ का बोध जो कराने वाली शक्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं शब्द शक्ति। अभिधा, जहां पर किसी भी कविता का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है अभिधा शक्ति। और जो दूसरा होता है लक्षण, जिसमें लक्षण के आधार पर अर्थ निकलता है, जैसे मोटे आदमी को हाथी कहा जाए, यानी हाथी के समान मोटा, ये लक्षण है, बताया गया ना। तो यहां पर ये आपके क्या हुए, लक्षण ग्रंथ हुए। और लक्षणा के बाद आपका आता है तीसरा जो होता है वह होता है व्यंजना। व्यंजना में कह रहे हैं जहां पर अर्थ बोध, यानी जहां पर अर्थ का बोध सीधे सीधे ना निकल पा रहा हो, वहां पर आपका व्यंजना शक्ति होती है। जैसे शाम हो गई है का मतलब दीपक जलाना है, इसे कहा जाए शाम हो गई है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि अब आपको दीपक जला देने हैं, तो यहां पर व्यंजना शक्ति हुई। अब कुछ गुण की बात की जाए तो काव्य में आपके प्रमुख रूप से 3 गुण भी होते हैं। एक ओज गुण, दूसरे प्रसाद गुण और तीसरे होते हैं माधुर्य गुण। ओज गुण वहां पर होता है जहां पर वीरता की भावना का विकास होता है, और प्रसाद गुण वहां पर होता है उस रचना में, उस काव्य में होता है जिसका अर्थ सुनते ही आपको समझ में आ जाए, जिससे हरिओद ने लिखा है ना प्रिय प्रवास, ठीक ना। और आगे है आपका माधुर्य, कह रहे हैं कि जो मधुर, रोचक और समास रहित हो वह माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रकार से आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब काव्य के कुछ जो गुण हैं, उनकी जो शब्द शक्तियां हैं, काव्य क्या हैं और काव्य के विकास क्रम किस प्रकार से हैं, आपने इसको जाना। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपका था। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।